डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है, बल्कि ओ लेवल्स में भी नहीं है और ये सेकंड ओ लेवल्स में भी है और सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसी को हम कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब किसी भी नाम से आप इसे याद रखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह दीजिए या फिर सिंगल एंट्री कह दीजिए, एक ही मतलब है। अब इसके मायने क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। यानी अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि ये सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता क्या लिखा हुआ है भैया। चलो, आप लोगों ने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम, पढ़ा है जी? जी सर। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम कहें एक ही बात है। डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो पहलू रिकॉर्ड करते हैं। दो पहलू से मुराद ये है कि जब भी कोई काम होता है अकाउंटिंग में तो आप उसके अगेंस्ट कुछ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और कुछ क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। कभी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की कि आपने सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड किया हो और क्रेडिट रिकॉर्ड ना किया हो, या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड किया हो कुछ डेबिट रिकॉर्ड ना किया हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेबिट करते हैं और कुछ ना कुछ क्रेडिट करते हैं, इसे हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अच्छा, अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ, पहले इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। कैश इन्वेस्टेड, उन्होंने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया $50,000, ठीक है भाई। कैश पे परचेजेस किए गुड्स $10,000 की, कैश पे सेल्स किए गुड्स $15,000 की। बस ये तीन ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तीन ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड कर लूँ, यानी मैं इससे लेजर बना लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनसे लेजर बनाऊंगा, यानी टी अकाउंट्स अगर मैं इनसे बनाऊंगा तो इनसे चार टी अकाउंट्स नजर आते हैं। एक तो कैश का वर्ड आपको हर जगह नजर आ रहा है, तो पहला टी अकाउंट किसका बन जाएगा? कैश का। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का वर्ड नजर आ रहा है, इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मीन्स कैपिटल, तो एक टी अकाउंट किसका बन जाएगा? कैपिटल का बन जाएगा। फिर परचेज किए गुड्स, परचेज करने के लिए परचेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एक टी अकाउंट बन जाएगा परचेज का। और सेल्स की है तो एक टी अकाउंट बन जाएगा सेल्स का। अब इसके अंदर मुझे पोस्टिंग करनी है, आई जी पोस्टिंग करते हैं। पहली जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपने कैश इन्वेस्ट किया है। अगर हम इसकी एंट्री देखते हैं तो कारोबार में कैश आया है। अगर कारोबार में कैश आ रहा है, कैश क्या है? एसेट है, और एसेट आपके कारोबार में आ रहा है, बढ़ रहा है। एसेट अगर बढ़ जाए तो कहाँ लिखना चाहिए सर? उसे लिखना चाहिए डेबिट साइड पर। तो मैं कैश को लिखता हूँ डेबिट साइड पर $50,000 से, और उसके अगेंस्ट उसके ऑपोजिट साइड वाला वर्ड क्या होगा? कैश के अपोजिट साइड पर इन्वेस्टमेंट है यानी कैपिटल है, तो कैपिटल यानी ऑपोजिट साइड वाला वर्ड यहाँ पर आता है। अब मैंने डेट नहीं लिखी यार, उम्मीद है आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो कैश डेबिट हुआ 50,000 और कैपिटल को क्रेडिट किया यहाँ पे 50,000 से। अब इसी ट्रांजेक्शन को एक और टी अकाउंट में लेकर जाना। अभी आपने किस में लिखा? कैश में। इस ट्रांजेक्शन से सिर्फ कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया आपने, कारोबार में पैसा भी लगाया, कैपिटल भी है, तो कैपिटल के टी अकाउंट में भी ये लिखा जाएगा। अब कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? कैपिटल आपका बढ़ रहा, कारोबार में कैपिटल बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो कैपिटल को मैं लेकर आ गया क्रेडिट साइड पर, कितना? $50,000 से, और उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? ऑपोजिट वाला वर्ड यानी कैश, ठीक है। तो अगर हम कैश इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या एंट्री मारते हैं? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। वही क्या, कैश को डेबिट किया 50,000 से और कैपिटल को क्रेडिट किया 50,000 से। ये पहली एंट्री दो टी अकाउंट्स के अंदर आ गई। उसके बाद आपने कैश पे परचेज किए। अगर कैश पे आप परचेज कर रहे हैं तो कैश आपके कारोबार से जा रहा है, कैश जाएगा तो कहाँ लिखना चाहिए सर? क्रेडिट साइड पर। तो कैश को लेकर हम आगे क्रेडिट साइड पर 10,000 से, और उसके अपोजिट साइड पर परचेज का वर्ड लिख दिया। अब यही ट्रांजेक्शन कैश में तो आई है, साथ साथ परचेज के टी अकाउंट में भी लिखी जाएगी। जब मैं इसे परचेज के टी अकाउंट में लेकर जाऊंगा तो मेरे कारोबार में परचेज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब परचेज बढ़ जाए तो उसे कहाँ लिखा जाता है सर? उसे लिखा जाता है डेबिट साइड पर। तो परचेज के डेबिट साइड पर मैं लिखा 10,000 और उसके अपोजिट साइड पर आ गया कैश, ठीक है भाई। इसके बाद जो थर्ड ट्रांजेक्शन है इसमें आपने कैश पर सेल्स किए। अगर कैश पर सेल्स कर रहे हैं तो आपके कारोबार में कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, और कैश अगर बढ़ जाए तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। तो कैश को लेकर मैं आके डेबिट साइड पर 15,000 से, और इसके ऑपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा? सेल्स, क्योंकि कैश पे सेल्स किया आपने। यही ट्रांजेक्शन कैश के साथ साथ सेल्स के टी अकाउंट में भी चली जाएगी। आपने सेल्स किए, सेल्स आपकी इनकम है, और जब सेल्स करेंगे तो इससे आपकी इनकम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाए तो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? क्रेडिट साइड पर। तो सेल्स के टी अकाउंट में आप इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर 15,000 से, और ऑपोजिट साइड पर क्या आ गया? कैश आ गया, ठीक है। ये तीन ट्रांजेक्शन जो हमने पोस्ट की ये चार टी अकाउंट के अंदर चलेगी। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, अब मुझे इसका बैलेंस करना। यहाँ का टोटल करूँ तो बनता है 65,000, लेकिन यहाँ का कितना बनता है? 10,000। तो 65,000 में से 10,000 को अगर मैं माइनस करूँ तो डिफरेंस कितने का आता है? 55,000 का। तो ये 55,000 यहाँ पर कम पड़ रहा है, कहाँ पर? क्रेडिट साइड पर। तो बराबर करने के लिए आप क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 55,000 और इसे नाम देते हैं बैलेंस शीट। फिर यहाँ का टोटल भी 65 हो गया, यहाँ का 65 हो गया, और बैलेंस शीट को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसे नाम देते हैं बैलेंस शीट का। उम्मीद है सारी कहानी आपको पता होगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं कैपिटल पे। कैपिटल का सिंपल सा है, राइट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर 50,000 है, तो बराबर करने के लिए
डेबिट साइड पर भी कितने आ जाने चाहिए 50,000। तो बराबर करने के लिए मैंने डेबिट साइड पर लिखा 50,000, नाम दे दिया बैलेंस सीडी, उठाकर यहाँ लेकर आ गया बैलेंस बीडी हो गया। इसी तरीके से परचेज के यहाँ पर है 10,000, बराबर करने के लिए यहाँ भी लिखेंगे 10,000, उसे नाम दिया आपने बैलेंस सीडी का, यहाँ लेकर आ गया बैलेंस बीडी हो गया। इसी तरीके से सेल्स यहाँ पर है 15,000, बराबर करने के लिए यहाँ लिखेंगे 15,000 बैलेंस सीडी, और यहाँ पर लेके आ गए, ओ बैलेंस बीडी नहीं लिखा यहाँ पे भाई ठीक है, आप समझ जाएंगे बैलेंस बीडी है। खैर, अब अगर मैं इनके बैलेंसेस देखूँ तो कैश का बैलेंस कितना आया भाई, कैश का बैलेंस आया सर 55,000। ठीक है, कैश का बैलेंस 55,000 कहाँ पर, क्रेडिट में है या डेबिट में। तो भाई एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जब आपसे कोई पूछे ना अकाउंटिंग में कि फला अकाउंट का बैलेंस किस साइड पर है, तो आप उसे बैलेंस सीडी कभी नहीं बताएंगे। बैलेंस सीडी एक वक्ती तौर का बैलेंस है जिसे हम वक्ती तौर पर बराबर करने के लिए एक साइड पर डाल देते हैं। एक्चुअली जो कैश का बैलेंस है वो है बैलेंस बीडी। किसी भी अकाउंट का जब आप बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस बीडी से आप उसे चेक करते हैं। तो कैश का बैलेंस बीडी किस साइड पर है सर, डेबिट साइड पर है 55,000। तो कैश का बैलेंस बीडी 55,000 डेबिट साइड पर। कैपिटल का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर 50,000, वो मैंने याद रखा, कैपिटल का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर 50,000। परचेज का बैलेंस बीडी 10,000 डेबिट साइड पर, परचेज का 10,000 डेबिट साइड पर, और सेल्स का बैलेंस बीडी 15,000 क्रेडिट साइड पर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इनके बैलेंसेस आ गए। अब इन्हीं तमाम बैलेंसेस की मदद से आप बनाते थे ट्रायल बैलेंस। अगर मैं इससे ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो फिलहाल पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा, बस इतना देखता हूं कि डेबिट में कितना है 55,000 और डेबिट में कितना है 10,000, ये दोनों डेबिट में आ जाएंगे। 55 और 10 को मिला रहा हूं तो कितना हो जाएगा, डेबिट का टोटल बन जाएगा सर 65,000। ठीक है, और क्रेडिट में कितना है 50,000 ये और 15,000 ये, दो क्रेडिट में, एक 50,000 कैपिटल का है और एक सेल्स का 15,000, इन दोनों को मिलाइए ये भी बनता है 65,000। और ट्रायल बैलेंस ऐसे ही होना चाहिए कि इसकी दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों साइड्स इक्वल है इसका मतलब आपने जो इसके अंदर पोस्टिंग की है वो नंबर्स के लिहाज से सही है। ट्रायल बैलेंस मेरा वाह भाई वाह चेक हो गया, सही टोटल किया हमने। ठीक, ये जो अभी हमने सिस्टम पढ़ा, आपने पहले एंट्री बनाई, एंट्री से आपने अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग की, अकाउंट के बाद आपने जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया, एक लंबा सा प्रोसेस किया। इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे। सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद ये है कि जो भी ये काम कर रहा है, यानी जो भी अपना हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं कर रहा, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। बस यूँ समझिए कि ये बंदा सारी बातें नहीं लिख रहा। जो भी जिसकी भी ये दुकान है, काम वही हुए, कैश इन्वेस्ट किया, कैश पे परचेज की, कैश पे सेल्स की, लेकिन ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ये सारी बातें क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन क्या रिकॉर्ड कर रहा है, सपोज कीजिए उसने दो चीज़ें रिकॉर्ड की, उसने सिर्फ कैश रिकॉर्ड किया और उसने सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड किया। सपोज कर लेते हैं, अधूरी बात, क्या रिकॉर्ड नहीं किया सर, उसने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, यानी उसने परचेज का अकाउंट नहीं बनाया। और क्या नहीं बनाया सर, उसने सेल्स का अकाउंट भी नहीं बनाया, उसने सिर्फ कैश का अकाउंट बनाया, यानी पैसों का हिसाब मेंटेन किया और अपने कैपिटल का हिसाब मेंटेन किया। ठीक है, अब कैश का बैलेंस कितना है 55,000 और कैपिटल का बैलेंस कितना है 50,000, ये दोनों बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिए। कैश का बैलेंस डेबिट में 55,000 और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में 50,000। ठीक है, अब अगर मैं इसे ट्रायल बैलेंस बनाने जाऊं, अगर जाऊं तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस बन सकता है, इसका जवाब है नहीं। डेबिट का टोटल आ रहा है 55,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 50,000, सर दोनों साइड्स बराबर ही नहीं है। और क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस आदमी ने, जिसकी ये दुकान है, इसने अपनी सारी बातें रिकॉर्ड नहीं की। उसको जो ज़रूरी लग रहा था इसने सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड की। तो ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं है। अब जब ट्रायल बैलेंस ही बैलेंस नहीं है और ये आदमी अगर आपसे बोले कि मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दो, तो आप बोलेंगे भाई इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स यानी रेवेन्यू, आपने तो वो लिखा ही नहीं। उसके नीचे फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहीं ना कहीं परचेज का जिक्र आता है, आपने वो तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब इस जो भी ये आदमी काम कर रहा है इसने कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए, इसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। क्यों किए वो बाद में बताता हूँ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसने मेंटेन किए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री से मुराद ये है कि वो ट्रांजैक्शन के किसी एक यानी सिंगल पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। कैश पे सेल की, उसकी नज़र में कैश इंपॉर्टेंट था, उसने कैश को रिकॉर्ड कर दिया, अपने कैश के अकाउंट में मेंटेन कर लिया, लेकिन उसकी नज़र में सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए उसने सेल का अकाउंट मेंटेन नहीं किया। कैश पे परचेज की, उसने कैश का तो रिकॉर्ड मेंटेन किया, लेकिन परचेज का अकाउंट उसके लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसने परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ये शायद ज़रूरत महसूस नहीं की उसने, जो ज़रूरत उसको लगी दुकानदार को, उसने वो रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, अधूरी बातें रिकॉर्ड की है। तो इसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब आप ज़रा समझिएगा कि जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, अगर आप इनसे, जो गली में जो शॉपकीपर्स होते हैं, इनसे आप चावल लेने जाएं, आटा लेने जाएं, शैम्पू लेने जाएं, साबुन लेने जाएं,
तो ये आपको सामान भी बेचते हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रहा सब लिखते होंगे, लेकिन शायद कोई ना कोई दुकानदार लिखता भी होगा कि मैंने आज 200 रुपये का साबुन बेचा, 400 रुपये की चीनी बेची। ऐसे अगर ऐसा है तो क्या वो इस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए लगता है, यानी पहले सबके टी अकाउंट बनाता है फिर उसे ट्रायल बैलेंस बनाता है, क्या वो ये काम करता है? तो इसका जवाब है नहीं। लिखता है लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के तहत नहीं लिखता। वो किस सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करता है? वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करता है। सिंगल एंट्री से मुराद ये है कि उसको टाइम नहीं मिलता इतना कि वो इस सारी चीज़ें मेंटेन करे। हो सकता है उसको आता हो, टी अकाउंट बनाने आते हो, उसे हो सकता है डबल एंट्री सिस्टम आता हो, उसे हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाना आता हो, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कस्टमर को भी डील करूँ, मैं सप्लायर को भी डील करूँ, मैं कोई प्रॉब्लम हो जाए वो भी डील करूँ, मैं माल भी बेचूँ दुकान पे खड़ा होकर, मैं अकेला हूँ और मैं लिखूँ भी, इतना टाइम तो नहीं है यार। या तो मेरे पास टाइम बहुत हो या फिर मेरे पास बहुत सारे लोग हों जो ये सारा काम कर सकें, लेकिन अगर वो अकेला तो उसके लिए सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी हो सकता है कि शायद उसे पता ही ना हो कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या। छोटे दुकानदार को क्या उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है? ज़रूरी नहीं है सर, हो सकता है ना पढ़ी हो, तो शायद उन्हें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ना पता, लेकिन इतना पता है कि भाई मुझे अपनी चीज़ें लिखनी कैसे। तो अपनी मर्जी से जो वो चीज़ें लिख रहे हैं, शायद वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे, शायद वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अधूरी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है तो सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या नहीं बना सकते हम? ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस उसी वक्त बनता है जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो ये आदमी अगर आपसे कहे कि भाई मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बता दो, तो बोले आप जवाब देंगे कि भाई आपका तो ट्रायल बैलेंस ही पूरा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते थे, आपने चाहे सोल ट्रेडर की पढ़ी हो, आपने चाहे पार्टनरशिप की पढ़ी हो, आपने चाहे कंपनी की पढ़ी हो, किसी की भी आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, उन सब के लिए लाजिम था कि आपके पास एक ट्रायल बैलेंस मौजूद हो, यानी सारे बैलेंसेस मौजूद हो। अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बन सकता तो हम इनकम स्टेटमेंट फिर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है, जब ट्रायल बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। कैसे करेंगे, बात की बात है। अब चलते हैं ज़रा, हो सकता है उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ में आ गया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी ट्रेडर है, जो भी दुकानदार है, वो अपने बिजनेस की सारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एक पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। जो उसको ज़रूरी लगता है वो उसके मुताबिक अधूरी बातों को रिकॉर्ड करता चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम के फायदे क्या हैं। नंबर 1, फुल डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में आप एक एक लफ्ज रिकॉर्ड करते हैं, एक एक एसेट, एक एक लायबिलिटी, एक एक इनकम, एक एक एक्सपेंस, सबको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए आपके पास कंप्लीट डिटेल होती है, फुल डिटेल होती है हर अकाउंट की। एसेट का रिकॉर्ड चाहिए मिलेगा, लायबिलिटी का रिकॉर्ड चाहिए मिलेगा, जिसका रिकॉर्ड चाहिए सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है। नंबर 2, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको बनाना बहुत आसान हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। क्यों मुमकिन हो जाता है? क्योंकि आपके पास उसको बनाने के लिए हर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास हर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। नंबर 3, द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इज लाइकली टू बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। आप डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो रिलायबल होती है, एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज़ का रिकॉर्ड है, और हर चीज़ का रिकॉर्ड होने के साथ साथ वेरीफाई भी होता है। ट्रायल बैलेंस जब इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ जी, हमारे पास हर चीज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, रिलायबल तरीके से कैलकुलेशन सारी पक्की है। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता तो हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। सस्पेंस अकाउंट बनाकर हम उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसे ख़त्म करके फिर हम अपनी जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत बनाई गई प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट जो होती है, यानी इनकम स्टेटमेंट, वो रिलायबल होती है क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डाटा होता है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में डाटा इनकम्प्लीट होगा। अगर मैं इनकम्प्लीट डाटा की मदद से प्रॉफिट बता भी दूं तो आप बोलेंगे सर शक है मुझे इस पर, क्योंकि आपके पास तो डाटा ही पूरा नहीं है। जब डाटा पूरा नहीं है तो आपने इनकम स्टेटमेंट बना कैसे ली, प्रॉफिट बता कैसे दिया? हो सकता है कि आपका प्रॉफिट सही हो सकता है कि आपका प्रॉफिट गलत हो, रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाती है। नंबर 4, मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास कंप्लीट डाटा मौजूद होता है। एसेट्स पता है आपको, लायबिलिटीज पता है, ये पता है कि मुझ पर कर्जा कितना और मेरे पास एसेट कितने, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। ये पता चल जाता है कि मेरा प्रॉफिट कितना और वो रिलायबल है, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। ये भी पता चल जाता है कि मेरा लॉस कितना है, रिलायबल लॉस है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, अधूरा रिकॉर्ड नहीं है, कंप्लीट रिकॉर्ड है आपके पास। नेक्स्ट, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी एक्सरसाइज्ड, क्योंकि आपके पास
हर चीज़ का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है तो आप अपने बिजनेस की चीज़ों को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो क्यों ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अभी पीछे हमने देखा तो पीछे हमारे पास सिर्फ कैश का रिकॉर्ड है और कैपिटल का रिकॉर्ड है। हमने अपना कोई एक्सपेंस लिखा ही नहीं, हमने अपनी कोई परचेज लिखी ही नहीं। तो अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा सिंगल एंट्री सिस्टम में। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में एक एक चीज़ रिकॉर्डेड होती है, तो मैं अपनी चीज़ों को इजीली क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई खर्चे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इतने कम करो खर्चों को। आमदनी इतनी कम क्यों हो रही है, आमदनी बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज रिड्यूस, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज़ के दो पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर एक जगह पे कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो दूसरी चीज़ पे उसका इफेक्ट नज़र आएगा, तो यहाँ फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है। डिटेल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर रेफरेंस पर्पस, आपके पास डिटेल रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसे आप रेफरेंस पर्पस के लिए, यानी कि अपनी रेफरेंस के लिए आगे उसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बैंक और अदर लेंडर इज रेडिली अवेलेबल। अगर आपका बैंक या कोई और लेंडर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है कि भाई आपके पास एसेट्स कितने हैं, कर्जा कितना है, फला फला, तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जो कि आप बैंक को, अगर आपको बैंक से कर्जा चाहिए या किसी से कर्जा चाहिए, वो बोलेगा भाई आपके पास एसेट्स कौन कौन से, कितने एसेट्स हैं बताओ, ताकि अगर कभी कर्जा ना दे सकूँ तो आपके एसेट्स तो मैं बेच के अपना कर्जा पूरा कर सकूँ। आपने बोला लो सर अभी आपको बताते हैं हमारे पास एसेट्स कितने। वो बोलेगा अच्छा बताओ पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था, ताकि हम जज कर सके कि आप हमारा कर्जा वापस कर सकते नहीं। लो सर अभी बताते हैं, क्योंकि आपके पास डबल एंट्री सिस्टम के तहत हर चीज़ मौजूद है। इसीलिए आप इजीली किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जिसको नीड हो, ऐसा नहीं कि रोड पे बांटते फिर हमारी इन्फॉर्मेशन ले लो भाई, ले लो भाई, ये प्रॉफिट हो गया, नहीं जी, जिसको ज़रूरत है उसको रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लीट डाटा मौजूद है। ठीक है। अगर अधूरा डाटा होगा और वो आप किसी को प्रोवाइड करेंगे, बैंक को प्रोवाइड करेंगे, भाई हमारे पास तो अधूरा डाटा है ले लो, बैंक बोलेगा अधूरा डाटा का एक तो इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि डाटा अधूरा है, और पर शायद इसमें मेरे काम का डाटा है भी या नहीं है वो भी नहीं पता मुझे। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो समझ लेते हैं। सम टाइम बिजनेसेस, स्पेशली स्मॉल बिजनेस की बात करें, स्मॉल बिजनेसेस इन पर्टिकुलर डू नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, मैंने आपको बता दिया, या तो कारोबार बहुत छोटा है, छोटी सी दुकानें हैं, वहां पर कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, अकेला आदमी क्या क्या करेगा। या फिर अगर उस आदमी को इल्म है भी डबल एंट्री सिस्टम का, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, कैसे मैनेज करेगा, या शायद उसे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता ही ना हो सकता है भाई। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन। ये आपको मैंने बता दिया कि अगर सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं तो उसमें आप क्या नहीं बना सकते, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। पीछे मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंटिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिपेटरी कैलकुलेशन हैव बीन कैरिड आउट। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं बना सकते। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद आपकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो नहीं बन सकती। वो उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक आपके पास उससे रिलेटेड कुछ नेसेसरी डाटा मौजूद ना हो। तो वो कैसे मालूम होगा, क्या सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, या अगर कर सकते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। ये स्टेट अफेयर्स, अफेयर्स, ये वो वाले अफेयर्स नहीं है। अफेयर्स से मुराद यहाँ पर मामलात है, कारोबारी मामलात की एक स्टेटमेंट, जिसे हमने नाम दिया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये हमने हर बिजनेस में पढ़ा, ये हमने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा, ये हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा, ये हमने कंपनी में भी पढ़ा, और ये हमने एनपीओ यानी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में भी पढ़ा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अगर मैं इनकम्प्लीट यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाता हूँ, चीज़ बिल्कुल वही बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम से अगर बनाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अगर उसी को बनाएंगे तो उसका क्या नाम दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर दो नाम क्यों रखें? उसकी वजह यह है कि अगर मैं किसी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखकर दिखा दूं ना, तो वो समझ जाएगा कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है उसके पीछे कंप्लीट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उस पर रिलाय करना आसान है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखकर आपको वही चीज बनाकर दिखा दूं, आप फौरन समझ जाएंगे, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी वो समझ जाएगा कि सर ये जो आपने अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, इसके ऊपर आपने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यानी इस पर रिलाय करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
A statement of affairs is a summary of the financial position of a business on a certain date. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन की ही समरी होती है. इट इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन डबल एंट्री रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड. ये आप कब मेंटेन करते हैं? क्योंकि आपके पास डबल एंट्री सिस्टम का कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता. तो वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पर इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पर आप क्या मेंटेन कर लेते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जब हम बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा, अरे ये तो वही है, ये तो बिल्कुल वही चाइनीज़ एक जैसी शक्लें चाइनीज़ की एक जैसी शक्लें होती हैं, सिर्फ नाम बदले हुए होते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी ये चाइनीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ही चाइनीज़ वर्जन है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सिर्फ नाम बदलेगा इसका, बाकी काम इसका नहीं बदलेगा. ठीक है जनाब. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये कौन फॉलो करता है. ये कौन फॉलो करता है? छोटे दुकानदार होते हैं आमतौर पर, ये वो फॉलो करते हैं. क्यों करते हैं? शायद उनके पास नॉलेज नहीं है डबल एंट्री की, या फिर टाइम नहीं है कि वो अकेले डबल एंट्री सिस्टम को मैनेज कर सकें. ठीक है जनाब. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बिजनेस में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या नहीं बनाते. अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास पे. फिर मुलाकात होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.